इमेज लगी हुई है जिसमें विभिन्न ग्रह दिखाए गए हैं। ये सूर्य है, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस, शनि, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, यूरेनस। दोस्तों, हम इन सबों की बात को आगे करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो प्लूटो के संबंध में बात करेंगे। दोस्तों, 2006 ईस्वी तक प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन एक सम्मेलन होता है 2006 में, प्राग। दोस्तों, प्राग यूरोप के एक देश चेक गणराज्य की राजधानी है। इस सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके 3 कारण थे। एक तो ये आकार में जो हमारे ग्रह हैं, इसके उपग्रह से छोटा था। तो आकार में उपग्रह से छोटा होना। दूसरा कारण था दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार पथ का अभाव। अब ये दीर्घवृत्ताकार पथ ये होता है, अब देखो, ये ऐसा पथ होता है जो यहाँ चपटा होता है इस दोनों तरफ। जैसे आप एक अंडे को देख लो, ये बिल्कुल वैसा होता है। इधर का भाग में फैलाव होता है और इधर चपटा होता है। और जो तीसरा कारण था, आप अगर आपके पास बुक है या फिर बुक नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ये देखो, यहाँ और यहाँ, ये दो तरफ से नेपच्यून के कक्षा में प्रवेश कर रहा है, और बाकी के जितने भी ग्रह हैं सबके कक्षा नियत है। लेकिन प्लूटो के साथ ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, ये हमारा यहाँ नेपच्यून है, वो नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो तीसरा कारण, नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश। दोस्तों, हम अब अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। दोस्तों, चमकीले वे होते हैं जो हमारे पास होते हैं, हमारे अर्थ के नज़दीक होते हैं, और जो धुंधले वे होते हैं जो हमारे बहुत दूर होते हैं, हमारे अर्थ के बहुत दूर स्थित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। दोस्तों, आप कभी कभी छत पे या फिर बाहर शाम के वक्त या शाम के बाद आप जब आकाश को देखते हैं तो कैसा दृश्य महसूस होता है, आप उसकी कल्पना कीजिए, फिर आप इन चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे। वैसे मैंने कुछ इमेज आगे लगा रखे हैं, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। जो पास होते हैं वे अधिक चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब हमारा चंद्रमा हमारे बहुत पास है, तो वो हमें टिमटिमाता ना प्रतीत होके कैसा प्रतीत होता है, वो हमें चमकता प्रतीत होता है। जबकि हम जानते हैं कि हमारे चंद्रमा के पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे जो हमारे चैप्टर में दे रखा है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। हमारा उपग्रह है, हम इसे रोज देखते हैं।
यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार तथा अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है और हम सूर्य के चारों ओर, मतलब हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा होता है। तो स्थिति ऐसी बनती है कि वो हमें अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। मतलब पूर्ण चंद्र, फुल मून। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है। पूर्णिमा और अमावस्या को समझते हैं। दोस्तों, ये अगर हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य की प्रकाश, आप देखो, यहाँ प्रकाश की बिल्कुल नगण्यता है, तो ये अमावस्या कहलाती है। और स्थिति ऐसी होती है कि ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है और ये अपने अक्ष पे भी घूम रहा होता है, जिस कारण स्थिति ऐसी बनती है कि ये एक समय ऐसा आता है कि हमारे पृथ्वी से इसे देखने पर बिल्कुल प्रकाश की अल्पता महसूस होती है। अब इस स्थिति को देखो, यहाँ प्रकाश मिलना, जो इसका अग्रभाग है, पश्चिम में की बात नहीं कर रहे हैं हम, अग्रभाग की। एक एक ही साइड दिखता है ना हमें, तो एक ही साइड की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ, और इसे देखो, प्रकाश मिलना आरंभ होते होते ये देखो साइकिल होता है, यहाँ तक आते आते ऐसी स्थिति होती है कि इसे प्रकाश की प्रचुरता होती है, इसके अग्रभाग को जिसे हम देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फुल मून या फिर पूर्णिमा। और ये इसे, मतलब चंद्रमा को पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27 दिनों का समय लगता है। तो इसकी स्थितियां इस प्रकार होती है, आप ये जान लो कि ये स्थिति 15 दिनों के बाद आती है और ये स्थिति 15 दिनों के बाद आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अमावस्या और पूर्णिमा को समझ चुके होंगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, तो दिन के समय हमें प्रकाश की प्रचुरता होती है और प्रकाश की अधिकता होने के कारण हम अन्य खगोलीय पिंडों को नहीं देख पाते हैं। देखो, सूरज के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड जो भी हमें आकाश में दिखाई देते हैं, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। लेकिन ये सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वो गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हो रहा होता है, हमें जहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ये गैसों से बने होते हैं, जो बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड, मतलब ये स्टार की बात कर रहा है, मतलब जो तारा है। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। दोस्तों, ऊष्मा क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा बहुत ऊष्मा के बारे में अभी चर्चा करते हैं। आगे हम जब
विज्ञान की क्लास करेंगे, जब हम साइंस पढ़ेंगे तभी हम ऊष्मा को अच्छे से पढ़ेंगे। बट हम अभी ऊष्मा को ये जानते हैं कि ताप में अंतर, मतलब अगर कोई गर्म वस्तु, ये ठंडी वस्तु, मतलब तापांतर के कारण एक ऊर्जा स्थानांतरित होती है और ये ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। और ये हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसको समझे होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें आपको कुछ हिंदी ऐसे मिलेंगे जो उत्सर्जित इस टाइप के वर्ड जैसे होंगे। जैसे आप देखो, उत्सर्जित का अर्थ होता है पैदा करना, उत्सर्जित का अर्थ होता है निर्माण करना, निकालना। तो जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित पैदा करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूरज भी एक तारा है दोस्तों। हमें तारा का डेफिनेशन यहाँ से देखो, इनके पास प्रकाश तथा ऊष्मा होता है, बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। अभी दोस्तों यहाँ देखो, एक आओ कुछ करके सीखें। दोस्तों ये एक प्रयोग है जिसे आप अपने बंद कमरे में अंधेरे में कर सकते हो। एक टॉर्च की सहायता से, एक टॉर्च पे कार्डबोर्ड लगा के और उसमें छोटे छोटे छिद्र करके, और फिर जब आप टॉर्च के स्विच को ऑन करते हो तो आपको प्लेनेटोरियम मतलब तारामंडल जैसी स्थिति दिखाई देती है। और लगभग वे इस प्रयोग से ये कहना चाहते हैं कि आप अंशतः जो हमारे ब्रह्मांड में तारे दिखाई देते हैं या फिर अन्य खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं, आप उनको महसूस करो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वे सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है और जो वहाँ से ऊष्मा आती है उसी से ये गर्म रहता है। अन्य सभी जो तारे हैं वो हमारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं, जिसके कारण इनसे आने वाला ऊष्मा और प्रकाश उतना अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाता है कि जितना कि सूरज का, क्योंकि ये हमसे बहुत पास है हमारे सोलर सिस्टम में। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। हाँ, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो हवाई जहाज बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जब आप नीचे खड़े होके और हवाई जहाज को देखते हो तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। मतलब तारों का समूह, ये तारों के समूह मिलके, ये समूह एक, समूह दो, ये मिलके एक आकृति बनाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सी मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। दोस्तों यहाँ मैं एक इमेज लगा रखा है, देखो।
ये अर्सी मेजर, बिग बियर, ये तारों का समूह, और ये ऐसी आकृति बनाता है कि ये बिग बियर की भांति दिखाई देता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं सप्तऋषि, मतलब 7 ऋषि, 7 संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ये सप्तऋषि किसका भाग है? तो सप्तऋषि अर्सा मेजर का भाग है। आप यहाँ देखो, जो ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसका भाग है? ये अर्सा मेजर का भाग है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्मॉल बियर, सप्तऋषि। अभी देखो आगे पढ़ते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो स्मॉल बियर की आकृति थी, इन्हें कहते हैं सप्तऋषि। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, आप इस इमेज को ध्यान से देखो। ये 2 स्टार, जब इनको मिला के एक लाइन, पहले ये देखा जाता था, इन 7 तारों के समूह को देखा जाता था, और फिर ये दो स्टार को मिला के जो हमारे देखने में, जो हमारे आँख के ठीक सामने होते थे, उनको मिला के एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर लिया जाता था, और इसके ठीक सामने एक ध्रुव तारा को देख के दिशा का निर्धारण करते थे, और ऐसे पता लगाते थे कि जिस दिशा में ये तारा, ध्रुव तारा दिखाई देगा, वो उत्तर कहलाएगा। ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल, मंडल का अर्थ होता है समूह, के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। अब ये ग्रीक क्या है? ग्रीक भाषा, दोस्तों, ग्रीक, ग्रीस, ये प्राचीन नाम है वर्तमान यूनान का। यूनान दोस्तों, आप कल्पना करो कि जो खोजें हुई, वो अधिकतर खोजें यूरोप से हुई, तो चीजों के नाम भी वैसे ही हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे प्लानेट बोलते हैं। परिभ्रमक
अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। अभी प्लानेट का अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। किसके चारों ओर घूमने वाला? तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी, हम जिस पे रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अभी आप, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। आप यहाँ से देखते हो तो ये चमकता हुआ प्रतीत होता है। जब आप वहां जाओगे तो सूरज की प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पे भी पड़ेगी वो आपको कैसा दिखेगा? तो वो आपको दिखेगा चमकता। हाँ। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। दोस्तों, अगर आप इसका हिंदी नाम जानना चाहोगे, वैसे जरूरी नहीं है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। अभी बृहस्पति, आप ये समझो कि ये तीनों, जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है तो ये तीनों भी एक ग्रह है। लेकिन कैसे ग्रह हैं? तो ये तीनों एक ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर छल्ले हैं। अभी ये छल्ले क्या होते हैं? तो छल्ले आप ऐसे जानो कि जैसे कि आप अपने हाथ में कड़ा या फिर कोई चूड़ी वगैरह पहनते हो, तो ये ऐसी आकृति है। और इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में आपका हाथ समझो। हाथ के चारों ओर एक वलयाकार आकृति है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं छल्ले। तो ये तीन ऐसे हैं, मतलब जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ये तीन आपको याद रखना है। JSU, वलय। देखो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। ये इमेज ये इमेज देखो, एक बुक में टेढ़ा है, मैंने इसको थोड़ा रोटेट किया है। देखो, ये सूर्य है और ये बुध है, मरकरी। ये मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून। दोस्तों, जो हमें ग्रहों के नाम याद करने हैं तो ये बहुत ईजी है। आप देखो, यहाँ एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अंदर चार, बाहर चार। जो अंदर है उसे बोलते हैं हम आंतरिक। मैं यहाँ रेड पेन लेता हूँ, एक मिनट। इसे कहते हैं आंतरिक, और इसे कहते हैं बाह्य। इसे आंतरिक और इसे बाह्य कहते हैं। या फिर इनका इसका एक अन्य नाम इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह, और इसे बोलते हैं जोवियन ग्रह। इसलिए आपको आंतरिक और बाह्य याद रखना है। देखो, आंतरिक में है बुध, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे दूरी के अनुसार। आप बेसिकली ये जानो कि अभी चार क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है, ये क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स की पट्टी है। इसके अंदर चार हैं और इसके बाहर चार हैं। अभी देखो, यहाँ 58 लिख रखा है, यहाँ 228 लिख रखा है, यहाँ 150 लिख रखा है, यहाँ 108 लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये दूरी है, और ये दूरी किस में है? तो मिलियन किलोमीटर में। आप मिलियन को जानते हो कि 10 अपॉन कितना होता है? 6 होता है। तो जो भी डिस्टेंस है, आप क्या करो, उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी इसका क्या होगा? तो इसका होगा 6। अभी देखो, यहाँ फिर
यहाँ, फिर यहाँ, फिर अगर शुक्र है तो फिर हम ऐसे ही कर लेंगे 108। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सबको कैलकुलेट करना। अभी देखो, ये है परिक्रमण। मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि ये कितने दिनों में, कितने घंटे। ये आप अगर बुक को पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। आप ये देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है परिक्रमण और ये है घूर्णन। अब इसको जान लो। इसको जानने के बाद आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाओगे। अभी देखो, मैं एक बताता हूँ। ये बुध है, अगर ये बुध है और ये क्या है, सूर्य है। और ये बुध है मतलब मरकरी। आप ये देखो कि ये क्या करता है, इसके चारों ओर घूमता है। तो जब ये इसके चारों ओर घूम रहा होता है तो ये अपने एक्सिस पर भी घूम रहा होता है। इसको आप ऐसे समझो कि जब आप किसी खंभे को पकड़ के घूम रहे हो, खंभे के साथ बीच से घूम रहे हो, ये ऐसा होता है। ये घूम रहा होता है और ये इसके चारों ओर भी घूम रहा होता है। तो जो ये इसके चारों ओर घूम रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और जो ये अपने अक्ष पे घूम रहा होता है वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है घूर्णन। तो इसे परिक्रमण करने में कितने दिन का समय लगता है, तो 88 दिन का। और जो घूर्णन करने में लगता है वो कितने दिन का, तो 59 दिन का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी देखो, जो आंतरिक ग्रह है और जो बाह्य ग्रह है, तो आंतरिक ग्रह में आप ये 4 नाम याद रखना और जो बाह्य ग्रह है उसमें आप ये 4 नाम याद रखना। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन ये कैसा उपग्रह है, तो ये मानव जनित है क्या, नहीं, तो ये प्राकृतिक उपग्रह है। अभी यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का अर्थ होता है साथ चलने वाला, मतलब पृथ्वी के साथ साथ चलता है ये, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जिस प्रकार हमारे पृथ्वी के मून है, उसी प्रकार उनके भी चंद्रमा मतलब उपग्रह, उनके प्राकृतिक उपग्रह हैं। अभी सौर मंडल, सौर मंडल क्या है, तो 8 ग्रह, मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है उसके अलावे 7 अन्य ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब सूर्य मुखिया क्यों है, तो क्योंकि यहाँ से हमें उष्मा और ऊर्जा की, उष्मा ऊर्जा मतलब की प्राप्ति होती है, उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए सूर्य क्या है, तो मुखिया है। ये क्षुद्र ग्रह क्या है, तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह वे ग्रह हैं जो ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। जब भी आप जानते हो कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के संबंध में, पृथ्वी के बनने के संबंध में, हमारे ब्रह्मांड के बनने के संबंध में जो सबसे मान्य थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। और बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि जो भी खगोलीय पिंड अभी आप देखते हो वो कभी एक मटर के दाने की आकृति में थे और समयोपरांत उनमें इतना विस्तार हुआ कि अलग अलग आकृतियां दिखाई देती है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ग्रह बन रहे थे उस समय के ग्रह के अवशेष हैं, छोटे टुकड़े हैं। अभी ये उल्का पिंड क्या है, तो उल्का पिंड जो नासा के परिभाषा के अनुसार उल्का पिंड वे हैं, नासा इसे ऐसे डिफाइन करता है कि उल्का पिंड जो क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह के टकराने से, क्षुद्र ग्रह के
टकराने से जब क्षुद्र ग्रहों में आपस में टकराव हुआ तो छोटे-छोटे पिंड बने, उन्हें क्या बोला गया? उल्का पिंड। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। हम जानते हैं, आप इस इमेज को देखो, यहाँ ये केंद्र में, सेंटर में है और सभी इसके ये एक ही भाग है। आप अगर इसे ये पूरा मिलाओगे, ये अर्धवृत्ताकार पथ है। अगर आप इसे मिलाओगे, ये दीर्घवृत्ताकार पथ दिखेगा और इसके केंद्र में हमें सूर्य दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु को बनाए रखने की स्थिति क्या कहलाता है? खिंचाव बल। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है? सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो, हम यहाँ इसे समझते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ छोड़ रखा था। अब यहाँ देखो पृथ्वी, तो 150 इंटू 10/6, जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? तभी तो सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड, और कुछ किताबों में हमें देखने को मिलते हैं 14 सेकेंड। बेसिकली हमें कितना याद करना है? 8 मिनट। इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ये हमने पढ़ रखा। अभी देखो ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मैंने पहले बता रखा है कि ये याद रखना है कि ये आंतरिक है और ये बाह्य है। तो दूरी के अनुसार सबसे नजदीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून। अगर आप हिंदी में नाम जानना चाहते हो, वैसे जरूरी तो है नहीं, फिर भी ये अरुण कहलाता है, ये वरुण कहलाता है। इसे याद रखने के लिए अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, मैं वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट शट अस नट्स। आप ऐसे चाहो तो याद रख सकते हो, बट ये याद करना उतना भी कठिन नहीं है। आप इसे चाहोगे तो अच्छे से याद कर लोगे। अभी देखो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनका पथ निश्चित होता है। ये अगर सूर्य है तो ये बुध, ये शुक्र, क्या होता है? तो इनका पथ निश्चित होता है। ये 8 ग्रह, प्लूटो को इस कारण नहीं तो निकाल दिया गया था क्योंकि वह नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर रहा था। तो जितने भी ग्रह हैं वे उनके पथ निश्चित होते हैं। अभी ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? तो वो कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, जबकि हमारे पृथ्वी, अगर ये शुक्र है, यहाँ पृथ्वी को रख लो, तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो आप जानते हो कि ये पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो ये शुक्र है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो जुड़वा ग्रह में आप याद रखोगे कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगल को कहा जाता है, लेकिन नहीं, जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को, क्योंकि वह आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। कब तक? तो मतलब अगस्त 2006 तक। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन
जो कि मैंने पहले बता रखा है कि ये प्राग में हो रखा था। तो यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले ही खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, आप नाम याद रख सकते हो, 2003, UB313 और सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह मतलब छोटे ग्रह। अभी देखो, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में शोल सूर्य देवता को कहा जाता है। अब पौराणिक रोमन कहानियां, रोमन दोस्तों इटली के आसपास का क्षेत्र, मतलब जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत के पास का क्षेत्र, वहां के कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल मतलब सूर्य के परिवार से संबंधित। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, तो आप लिख सकते हो सौर पवन, सौर ऊर्जा, जो भी आप खुद लिखना चाहो लिख सकते हो सोच के। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। दोस्तों, हम अपने दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे शब्द को बोलते हैं जो कि हमारे हिंदी भाषा के नहीं होते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। तो वे समय के साथ साथ शब्द अक्सर एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में चले जाते हैं और हम अपने दिनचर्या में उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अब जियोग्राफी में हम पृथ्वी के संबंध में पढ़ते हैं, उसके विवरण के संबंध में पढ़ते हैं। अब वो बात अलग है कि हम भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये हम लोगों ने समय के साथ साथ इसे अलग अलग भागों में बांट दिया। बट जो बेसिक है ज्योग्राफी का, वो है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी का अर्थ, जो जी शब्द है उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और जो ग्राफिया है उसका अर्थ है लिखना, मतलब पृथ्वी के संबंध में लिखना। अभी पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने, देखिए ये जियो है, ये लॉजी है। पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी मतलब में क्या किया जाता है, तो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अब में पृथ्वी के अध्ययन में बहुत अलग अलग भाग हैं। आंतरिक संरचना का अध्ययन, बाह्य वातावरण का अध्ययन, तो ये जियोलॉजी। अब जियोमेट्री है पृथ्वी का मापन, ये जियोमेट्री कहलाता है। अब जियोइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जियोइड शेप मतलब कि ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप की बात कर रहा होता है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड जो आसमान में हमें दिखते हैं, उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है कि वे विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अब आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। दोस्तों, हम आर्यभट्ट के संबंध में थोड़ा बहुत जानते हैं कि इन्होंने शून्य को दिया, मतलब दुनिया को इन्होंने जीरो से इंट्रोड्यूस कराया। अभी हमारे देश के अलावा विश्व के अनेक देशों में गणना करने के लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं। गणना करने के लिए तो ये तो करते ही है ना, जीरो से 9 तक। तो जो जीरो है वो आर्यभट्ट ने अपने रचना में ये लिखा है कि वे 398 शक संवत में कहाँ थे, तो कुसुमपुर। कुसुमपुर दोस्तों वर्तमान का पटना। ये और ये पटना में उस वक्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त
द्वितीय का शासन था, तो लगभग वे इनके समकालीन थे और इनके दरबार में थे। जो अन्य मान्यताएं हैं वे ये कहती हैं कि ये अस्मक देश के थे। अस्मक देश मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र। और ये आप दोस्तों अगर शक संवत को बता सकते हो तो अगर बात करें तो ये कनिष्क के समय शुरू हुआ था। वर्तमान में भारत सरकार इसी संवत को मानती है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। दोस्तों ये बात उन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी कि चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण क्या होते हैं, तो चमकते हैं। आज विश्व के सभी भाग में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। हालांकि जो जानकारी है वो बहुत कम है, लेकिन खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला कौन है? बुध। दूसरा शुक्र। और तीसरा कौन है? पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है ये? पांचवा। दोस्तों हमें पृथ्वी के क्योंकि ये हमारा आवास है, हमारा आवास स्थान है, तो इसके संबंध में जो भी जानकारी है वो हमें अच्छे से याद करने होंगे। अभी देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। और आकार में क्या है? ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब टोटल 8 में ये क्या है? पांचवा बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहते हैं। ध्रुवों के पास क्या है? ये अगर इसका ध्रुव है, ध्रुव के पास ये चपटी है ऐसी, तो इसे क्या कहते हैं? भूभाग। जब हमने पथ देखा था तो पथ में भी देखा था कि ये कैसा पथ होता है। तो जब ये घूमती है तो ये ऐसा ही पथ बनाती है कि यहाँ से घूमना शुरू, और ये बीच का भाग क्या होगा? फैला होगा, फिर आके ये, तो जो इसकी आकृति जो जियोट शेप है वो क्या है? वो ध्रुवों के पास चपटा हुआ है, चपटा है। इस आकार को भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, हमने देख रखा था। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संबल केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। वायु मतलब विभिन्न गैसों का मिश्रण, गैस, जलवाष्प, धूलकण का मिश्रण, तो जिसमें एक ऑक्सीजन भी पाया जाता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी वस्तु है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह दो तिहाई सतह अगर देखें तो ये लगभग 67% क्या है? पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहते हैं। और जल की उपलब्धता के कारण ये हमें अंतरिक्ष से कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष से हमें नीला दिखाई पड़ता है। अभी देखो यहाँ मैंने एक और अलग से इमेज लगा रखा है। चंद्रमा, ये है चंद्रमा, ये है हमारा पृथ्वी, और ये क्या है? ये है सूर्य। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई, जो ये व्यास कहलाता है, तो इसका ये कितना है? एक चौथाई, लगभग 25%। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। दोस्तों जब हम तारे को देखते हैं और अपने मून को देखते हैं तो ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं और ये हमसे नजदीक होता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
जब आप क्लास में जाओगे, जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि इसमें भी दूरी इसकी अलग अलग होती है। एक पेरोजी की घटना, एक पोजी की घटना, ये अगले कक्षाओं में पढ़ोगे। जब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब देखो, ये कितना हमने देख रखा था कि यहाँ और यहाँ की दूरी 15 करोड़, जबकि यहाँ की दूरी कितनी है, तो यहाँ है 3,84,000 के समथिंग। अभी देखो, तुलना करो कितना दूरी है, तो सूर्य हमसे बहुत दूर है, जबकि ये 3,84,000। जब हम ज्योग्राफी में डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो दूरी लाखों किलोमीटर में होती है, करोड़ों किलोमीटर में होती है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ हमने ये देख रखा था कि ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, तो इस परिक्रमण में वो कितना समय लेता है, तो 27 दिन का समय लेता है एक चक्कर को पूरा करने में। जो पृथ्वी है वो कितना सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो ये लेती है 365 दिन का। और जो ये अपने एक्सिस, जो अपने अक्ष पर घूमती है, वो 24 घंटा, लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड के आसपास। आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो एग्जाम में ये कभी कभी किलोमीटर की जगह मीटर देता है, ये बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, जब ये मीटर में तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखो, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो और 1969 में ही इसी समय में क्या हुआ था, 15 अगस्त को 1969 को इसरो स्थापित हुआ था। ये बात भी हमें याद रखनी है। तो एक घटना को दूसरे से जोड़ के रखोगे तभी जो ईस्वी है, जो सन है, वो हमें याद होगा। चंद्रमा की सतह पे कदम, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है, तो जी हाँ, बिल्कुल गया है। वो है राकेश शर्मा। और ये गए थे 1984 ईस्वी में, और ये सोवियत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत गए थे। सोवियत मतलब रशिया, उस समय का सोवियत। सोवियत और इनके साथ दो अन्य कोस्मोबोट, जिसे हम अंतरिक्ष यात्री समझ लो, वो रशियन लैंग्वेज कोस्मोबोट। अभी देखो, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह ये एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका पिंड मतलब आप वस्तु समझ लो, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों, मानव निर्मित उपग्रह लगातार लगातार खबरों में बना रहता है कि उपग्रह छोड़े गए, उपग्रह छोड़े गए। तो दोस्तों, ये उपग्रह छोड़ने के उद्देश्य क्या होते हैं, उनके उद्देश्य देखिए। जो इनसेट, अभी देखिए आप, इनसेट है, ये संचार उपग्रह, ये संचार उपग्रह ये छोड़े गए थे संचार को जुटाने के लिए। जैसे दूरदर्शन के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, संचार प्राप्त होती है। और जो मौसम विज्ञान होता है, हालांकि इसे अपडेट कर दिया गया, इसके अलग अलग चरण में अलग अलग उपग्रह को भेज के इसे
इसे और अधिक अपडेट कर दिया गया। अभी देखो IRS मतलब ये रिमोट सेंसिंग है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। अब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या करते हैं, तो ये पृथ्वी पर भौतिक, रासायनिक और जैविक सूचना पहुंचाते हैं। ये सैटेलाइट ये पृथ्वी की रासायनिक बनावट, जैसे अगर किसी वस्तु की खोज करनी है तो इन सैटेलाइट के से प्राप्त सूचना के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कहाँ किस वस्तु की उपलब्धता अधिक है। अभी देखो ये एडुसेट क्या है, तो ये एडुसेट एजुकेशन के लिए। अभी एजुकेशन के लिए क्यों है, तो जो मुफ्त शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संकल्प है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, हमने देख लिया है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों मैं देख रहा था कि छूट तो नहीं गया था उस पेज का, देखो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया इस चीज को, जब भी वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो आप पृथ्वी पे इस जगह हो, तो आप इसके किस भाग को, आप चारों भाग को देख पाओगे तो नहीं। आप अगर पृथ्वी पे इस जगह खड़े हो, यहाँ चंद्रमा है, तो यहाँ से आप पृथ्वी के चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाओगे ना, ये वही बात कर रहा है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया हुआ। जो चंद्रमा पे हमें दोस्तों देखते हैं, जब चंद्रमा पे प्रकाश, सूरज की प्रकाश अच्छे से पड़ता है तो हम देखते हैं कि वहाँ हमें अलग अलग आकृतियां दिखाई पड़ती है, वो पर्वत, मैदान एवं गड्ढे होते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी छाया को देखा जा सकता है, मतलब फुल मून, जिस दिन चंद्रमा को प्रकाश की प्राप्ति अच्छे से होती है, मतलब प्रकाश की प्रचुरता होती है। जीवन जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों बहुत सारे तत्व हैं, तो ऑक्सीजन है, फिर भोजन से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, तारा है। तो जो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो हमने क्षुद्र पट्टी देख रखी थी, ये ग्रहों के साथ साथ ये आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में होते हैं। ये इसे आप आंतरिक कर दो, बाह्य ग्रह कर दो, अब बीच में एक पट्टी, ये इस प्रकार की पट्टी होती है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होती है। तो हमने वहीं देख रखा था कि यहाँ मंगल कर दो आंतरिक में लास्ट में, और बाह्य के प्रथम में क्या कर दो, बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये है दोस्तों क्षुद्र ग्रह का इमेज, आप देख सकते हो कि ये चट्टान की तरह दिखाई देता है, मानो कि चट्टान का कोई एक टुकड़ा हो, जैसा टुकड़ा पृथ्वी पे दिखता है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये इसके टुकड़े, मानो कि ये ऐसा ऐसे दो आकृति है और दोनों में टकराव होता है और छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, ये टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की होती है, ये पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण जब ये वायुमंडल में आते हैं तो वायु के साथ इनका घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ये इतने अधिक गर्म हो जाते हैं
कि ये जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और हम क्या कहते हैं, अगर हमें कभी ये घटना दिखाई देती है तो हम कहते हैं टूटा हुआ तारा दिखा। ये घटना यही घटना है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढे बन जाते हैं। जैसे आप लोनारकर्त का नाम सुने होंगे, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है सर। क्या, तो ये पृथ्वी पे तो क्रेटर बोलते हैं इसको, ये पृथ्वी पे गिरते हैं तो उस हिस्से को क्या कर देते हैं, उस हिस्से को नीचे की ओर धंसा देते हैं और यहाँ एक गर्त बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? दोस्तों, आप रात के समय जब आकाश साफ हो तो आकाश में देखना, आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो प्राचीन समय में संसाधनों के अभाव में, जानकारी के अभाव में लोगों ने इसे नाम क्या दे दिया, तो आकाश गंगा, मतलब आकाश की नदी। तो वो लोग ऐसा समझते थे कि आकाश में एक नदी बहती है और इसके नाम पे उन्होंने इसका नाम आकाश गंगा रख दिया था। यह एक चमकदार रास्ते को देखा है, यह लाखों तारों का समूह है। ये क्या है, आप देखो इसमें, ये लाखों ताराओं का समूह है। आपने देखा कि एक नक्षत्र मंडल में कितने अलग अलग समूह को, और एक समूह में कितने अधिक तारे थे, और एक आकाश गंगा में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। मतलब एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, लगभग, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। अब जो हमारा आकाश गंगा है, तो इसमें आप सौरमंडल को ऐसे समझो कि ये एक उसका छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। मतलब ऐसा प्राचीन भारत में लोगों ने इसे ऐसे परिकल्पना किया कि आकाश में प्रकाश की एक नदी बहती है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। दोस्तों, ये इमेज मैंने अलग से लगा रखा था क्योंकि जो इमेज था वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत क्लियर नहीं था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अब तारा है तो वहां तो गैस होगा ही, तारों में गैस होते हैं, तथा बादल, तो बादल भी तो हमें दिखाई देते ही हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। दोस्तों, जब हम, आप देखो, जो ये आकृति है इससे मैं समझाता हूँ। जब आप संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हो तो आप इस हिस्से की बात कर रहे होते हो। जब आप सौर मंडल की बात कर रहे होते हो तो पृथ्वी और बाकी के 8 ग्रह। जब आप आकाश गंगा की बात कर रहे होते हो तो आप पृथ्वी, सौरमंडल से बड़ी आकृति, मतलब आकाश गंगा, मतलब कि बहुत अधिक तारे। अभी हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक तारा दिखा था हमें, जबकि आकाश गंगा में हमने देखा कि यहाँ करोड़ों, या ये तारों से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ तारे बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। और जब आप ब्रह्मांड की बात करोगे तो ऐसे ऐसे अनेक आकाश गंगाएं, ऐसे ऐसे लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोचो कि इस ब्रह्मांड में आपका क्या स्थान है। तो जब आप पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करोगे तो आप पाओगे कि आप इस ब्रह्मांड में स्थान रखते तो हो, लेकिन अब आप कल्पना करो कि आप क्या स्थान रखते हो। ब्रह्मांड की
विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। जानकारी एकत्र करने में जुटने में परेशानी तो होगी, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र। क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये आप अच्छे से बता सकते हैं। चैप्टर को मैंने अच्छे से कराया है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं?